अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से 2 मुतज़ाद आराएँ आ रही हैं। एक तरफ ये ख़बरें चल रही हैं कि आइनी तरमीम हुकूमत शायद शंघाई ताउन तंज़ीम के इजलास के फ़ौरी बाद, यानी 15-16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंज़ीम है तो 17 को आइनी तरमीम पेश की जा सकती है। लेकिन कुछ जो मेरे भी ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि शायद इसी हफ़्ते के इख्तिताम पे आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत कोई कोशिश कर सकती है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से एक 23 नुकात या 23 जो बुनियादी तौर के ऊपर आर्टिकल्स में तरमीम का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जो कि आज या कल मीडिया के सामने पेश कर दिया जाएगा। जो मौलाना फजल रहमान ने तजावीज़ दी हैं आइनी तरमीम के लिए। कल नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के साथ साथ आसिफ अली जरदारी की APC के साथ साइड लाइन पे एक मुलाकात हुई। उसमें क्या तय हुआ और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने अपनी लीगल टीम को क्या अहकामात जारी किए, तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात और बातचीत के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। क्या वाकई PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरपर्दा कोई इस तरह के जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, और क्या PTI को कोई रिलीफ दिया जा सकता है, तफसीलन इसके हवाले से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद के जो कोर्ट मार्शल अभी तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके अभी तक उनके मुबैना करप्शन के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी एक मुबैना करप्शन की नई कहानी सामने आई है, तफसीलन उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइनी तरमीम के हवाले से। कल आपको याद होगा कि APC का इजलास हुआ जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की, सिवाय PTI को भी दावत दी गई थी। हालांकि ये जो इनिशिएटिव था या ये जो सजेशन दी गई थी फ़लस्तीन के मामले के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की, ये हाफिज़ नईम साहब जो कि जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उन्होंने ये सजेशन दी थी वज़ीर आज़म से हालिया मुलाकात के दिनों दौरान, और जिसको मंजूर करते हुए वज़ीर आज़म ने ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बनाई थी। PTI ने इसमें शिरकत नहीं की, जो कि मैं समझता हूँ कि एक PTI की तरफ से बहुत ही बुरा एक फ़ैसला था। पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, आपके जो सियासी इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, लेकिन ये मामला जो फ़लस्तीन का इशू है और इसराइल के हवाले से ये एक बड़ी अहमियत का हामिल था। PTI इसमें शामिल होके ना सिर्फ ये कि जो पाकिस्तानी अवाम है जिसकी हमदर्दियाँ हमेशा से फ़लस्तीन के मसलूम लोगों के लिए हैं, उसको एक अच्छा मैसेज दे सकती थी, उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये एक बड़ा अच्छा और वाज़े पैगाम जाता कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उनके जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, वो मसला फ़लस्तीन के ऊपर हमेशा से यकजा है और मुत्तहिद है। लेकिन PTI ने ये मौका गंवाया। इमरान खान को चाहिए था कि ये अपनी पार्टी को चाहे वो जो दीगर एहतजाज वगैरह हैं उसके लिए हमेशा से कॉल देते हैं, तो ये एक फ़लस्तीन के मामले के ऊपर अगर इजहार यकजहती के लिए भी भेज देते अपना डेलीगेशन, तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बड़ा ही एक और मज़ीद ठोस जो है वो दुनिया भर को एक पैगाम जाता है। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल इसको मिस किया। इमरान खान की पार्टी के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों के कायदीन इसमें शामिल थे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जो मेन इस जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो यूँ समझें आपके जो हासिल जमा है वो ये था, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की एक साइड लाइन के ऊपर मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो मेरी इतलात हैं आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना को कायल करने के लिए ये जो है साइड लाइन पे मुलाकात हुई थी, और उसमें मौलाना की तरफ से मेरी जो इतलात हैं ये हामी भर दी गई है कि वो इस आइनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने जो कि उन्होंने पहले पीपल्स पार्टी के साथ ये तय किया था कि वो अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, वो तमाम सजेशंस और जो तजावीज़ हैं आइनी तरमीम के लिए वो अपनी तरफ से देंगे, जिसको इनकॉर्पोरेट करेगी हुकूमती जो ड्राफ्ट होगा आइनी तरमीम का। उसमें मैंने इस हवाले से आज जो मौलाना फजल रहमान की लीगल टीम के सरबराह हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उनसे बात की और उनसे तफसील ली कि जो अभी तक JUI FAQ की तरफ से आइनी तरमीम का एक जो मुसव्वदा है या ड्राफ्ट है तैयार किया गया है, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है और अभी तक की क्या जो अपडेट है इस हवाले से। तो उस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमारा जो
ڈرافٹ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا وہ فائنل ہو چکا ہے اور میں نے مولانا فضل الرحمان کو اس حوالے سے انفارم بھی کر دیا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو آئینی ترمیم ہے اس میں بنیادی طور کے اوپر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو نکالا گیا ہے جو آلریڈی پہلے حکومت کی اس میں جو ڈرافٹ تھا اس میں شامل تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ تمام چیزیں جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے تھی، جن کے اوپر ہمارا اعتراض تھا، ہم نے وہ بالکل رد کر دیا ہے اور اپنا جو ہمارا ڈرافٹ ہے اس میں ان کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا۔ یعنی جو آرٹیکل 8 اور 9 کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے تحفظات تھے کہ ملٹری کورٹس اور ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل کے حوالے سے یہ تمام تر جو چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر ہمارا ایک اصولی موقف تو ہے کہ جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ ہم یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں ہیں، لیکن ہم اس میں کچھ مزید تبدیلیاں چاہتے ہیں اور بہتری کی طرف، تاکہ یہ کل کو کوئی اس کے حوالے سے کوئی اعتراضات نہ اٹھائے جا سکیں۔ تو اس پہ ٹوٹل انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 23 جو مختلف آئین کے آرٹیکلز ہیں اس میں ترامیم تجویز کی ہیں اور یہ 23 جو ہے یہ تمام جو ڈرافٹ ہے ان 23 نکات کا یا جو 23 آرٹیکلز کی ترمیم کا، وہ ہم آج یا کل میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ ہم اوورال پبلک سے بھی انپٹ لے سکیں، میڈیا سے بھی انپٹ لے سکیں اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی انپٹ لے سکیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ آپ یہ شیئر کر دیں، وربلی ابھی شیئر کر دیں باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ وربلی اس کو پیش کیا جائے، اس لیے آج مولانا فضل الرحمان واپس آئیں گے کراچی سے، تو اس کے بعد شاید مل کے مولانا فضل الرحمان کو ایک پریس کانفرنس کر کے یا میڈیا سے جو بات چیت کر کے یہ ایجنڈا وہ یا اپنا ان کا جو ڈرافٹ ہے وہ پیش کر دیا جائے گا عوام کے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اس حوالے سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس میں جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ نے ان کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لازمی طور کے اوپر پی ٹی آئی کو اس پہ کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کریں گے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پی ٹی آئی کی بھی مشاورت اس میں شامل ہو آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ تو یہ فائنل جو ڈیسیجن ہے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان جب کراچی سے واپس آئیں گے اس کے بعد میں نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ آئینی ترمیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ پیش کر دی جائے گی حکومت کی طرف سے، کیونکہ جو ہم نے پچھلے مہینے دیکھا تھا کہ بغیر ہوم ورک کیے اور بغیر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیے حکومت نے یہ جو اعلان کیا تھا اس سے اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ کیا اس دفعہ کوئی ہوم ورک مکمل ہے یا نہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی ڈرافٹ دوبارہ نہیں شیئر کیا گیا، یہ جو ڈرافٹ ہے یہ ہماری اپنی جو پولیٹیکل پارٹی ہے JUIF اس کی طرف سے ہم نے اس کو وہ کیا ہے، بنایا ہے۔ اب حکومت کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے اور اپنا جو کمپیریزن کریں گے یہ آئینی ڈرافٹ کا جو ترمیم کے حوالے سے، تو اس کے بعد جو مزید مشاورت ہوگی، جو چیزیں ہماری طرف سے شامل کی جائیں گی اس آئینی ترمیم میں اور جو حکومت کی طرف سے، تو اس سے متفقہ طور کے اوپر مل کے پھر جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ جو سینیٹر کامران مرتضیٰ بتا رہے ہیں اس سے تو یہ اندیہ ملتا ہے کہ شاید یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو پھر ایک بار یہ آئینی ترمیم کے ایجنڈے کے لیے بلایا جائے گا، اس پہ مشاورت ہوگی، کمیٹی ہوگی، پھر اس کے بعد یہ پیش کی جائے گی۔ تو اٹ مینس کہ یہ ابھی ود ان فیو ڈیز یا ویک جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آ رہا۔ تاہم اس حوالے سے پھر میں نے مختلف اپنے ذرائع ہیں ان سے بات کی، جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے یا ایون JUIF، ان کے اراکین کو، ان کے جو قائدین ہیں ان کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ فی الحال اسلام آباد سے باہر نہ جائیں، جب بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس سے یہ تاثر ایک مل رہا ہے کہ حکومت شاید جو کل مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ جو آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اس آئینی ترمیم کو جلد از جلد پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کو منظوری کے لیے مولانا فضل الرحمان کی بھی حمایت حاصل کر لی گئی ہے۔ اسی لیے تمام جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اراکین کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد سے باہر نہ جائیں، کسی بھی ٹائم جو یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے سیشن بلایا جا سکتا ہے۔ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید اس ہفتے کے آخر تک کوئی نہ کوئی یہ یا ود ان 2 days کوئی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ یہ دونوں
इजलास बुला सकते हैं और एक बार फिर से आइनी तरमीम का जो है वो पेश किया जा सकता है। इस पे फिर मैंने भी अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन थी उस हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब से भी पूछा कि क्या आपको भी कोई इस तरह के अहकामात मिले हैं या मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आपको कहा गया हो कि आप या बाकी जो आपकी जमात के अरकान हैं वो इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं। तो उस पर उन्होंने ये इस हवाले से कंफर्म किया, वो कहते हैं कि मुझे तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आप अभी फ़िलहाल स्टेशन ना छोड़ें, इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएं और हम आपको बताएंगे अगर जाना है या नहीं जाना। तो फ़िलहाल हमें वो कहते हैं रोक दिया गया। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनको कह दिया गया है कि अभी ना जाएं। तो उससे ये ज़ाहिर होता है, जो बज़ाहिर तो काम चल रहा है, इससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ताहम जब ये पार्टी के जो कायदीन हैं ये फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो बाकी अरकान हैं उनकी जो सजेशंस हैं, तजावीज़ हैं या बाकी जो इनपुट है वो फिर बेमानी हो जाती है। अगर ये कल फ़ैसला कर लिया गया है ये तमाम बड़ों की तरफ से कि आइनी तरमीम को जल्द से जल्द करना है, टेबल करना है और इसको मंजूर कराना है, तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाला ये जो वीक है इसमें कोई हलचल इस हवाले से हो सकती है और विद इन 2 डेज़ ये फ़ैसला हो जाएगा कि असम्बली का जो इजलास है ये इस हफ़्ते बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा। मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि इसी हफ़्ते बुलाने के हवाले से स्पीकर और चेयरमैन सेनेट दोनों सदर को ख़त लिख सकते हैं। बहरहाल इस पर मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो कल नवाज़ शरीफ से जब मीडिया ने ये पूछा कि आइनी तरमीम के हवाले से आप क्या समझते हैं कब तक पेश हो जाएगी, तो उन्होंने ये एक अंदिया दिया कि इसको बहुत जल्द जो है वो मंजूर हो जाना चाहिए। तो उससे भी ये एक हिंट मिलता है कि ये आइनी तरमीम इसी हफ्ते तक शायद ये हुकूमत इसको टेबल करने की दोबारा से एक कोशिश करेगी। बहरहाल इस पर मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं PTI के इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरपर्दा या खुफिया कोई मुज़ाकरात के हवाले से ये एक बयानिया बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो अली अमीन गंडापुर गए हैं डी चौक से वापस चले गए पेशावर, ये भी सिर्फ उसी डील का नतीजा है। मैंने कल अपने वीलॉग में भी बताया था कि अली अमीन गंडापुर को इंगेज कर लिया गया था जब ये बुरहान इंटरचेंज के ऊपर रुके थे और पड़ाव किया था। उसी टाइम ही इनसे जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट थी ख़ासतौर पे ISI के आला ओहदेदारान ने इनसे रब्ता किया था और फिर उसके बाद ये जब यहाँ से KP हाउस से वापस चले गए, ये पूरा एक डील का नतीजा था। लेकिन डील ये नहीं थी कि इसके इवज़ PTI को कोई जो है वो कुछ आसानियाँ या कुछ नरमी बरती जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक ये सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए था कि अली अमीन गंडापुर इसी सूरत में अपनी चीफ़ मिनिस्ट्री या वज़ारत आला बचा सकते हैं अगर वो इसको कॉल ऑफ ना किया। लेकिन अगर कॉल ऑफ ये नहीं करते और जारी रखते एहतजाज को, तो फिर ना सिर्फ ये कि अली अमीन गंडापुर अपनी वज़ारत आला खो सकते थे बल्कि उसके साथ साथ सख्त जो रियासत की तरफ से तादीबी इक़दामात का भी उनको सामना करना पड़ सकता था। तो ये जो एक कॉल ऑफ किया गया था एहतजाज या अली अमीन गंडापुर बग़ैर बताए ये यहाँ से चले गए, वो सिर्फ उसी सूरत मुमकिन हुआ कि उनकी वज़ारत आला बच जाए। अदरवाइज़ कोई जो मेरी इतलात के मुताबिक ना तो इनके साथ कोई नरमी बरती जाएगी PTI की तरफ से और ना ही इस हवाले से मैंने 2-3 मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से पूछा है कि क्या कोई वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस तरह के मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं। तो मुझे तीनों जो सोर्सेज थे सब ने ये कंफर्म किया कि ऐसी कोई ना ही कोई जो है ये पेशरफ्त है PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से और ना ही कोई इस्टेब्लिशमेंट में कोई इस तरह की सोच पाई जाती है कि PTI के साथ नरमी बरती जाए। ख़ास तौर के ऊपर जो भी इनकी तरफ से ये हालिया इक़दामात उठाए जा रहे हैं PTI की तरफ से, चाहे वो ये शंघाई ताउन तंजीम से पहले इस तरह जो पुरतशद्दुद एहतजाज का हो या उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ या बाकी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई हो सोशल मीडिया के ऊपर, ये तमाम तर जो PTI के इक़दामात हैं उसके बाद तो ये बिल्कुल ही ये फ़ैसला है अभी तक का और ये फर्म एक फ़ैसला है कि कोई PTI के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि इनके ऊपर मज़ीद सख्ती बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो इनके कारकुनान हैं और उसके साथ साथ वो लीडरान जो कि एक्टिव थे ये इस शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जो एहतजाज था उसके ऑर्गेनाइज़ करने या लोगों को भड़काने के हवाले से, ये तमाम इस हवाले से इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नरमी के हवाले से फ़िलहाल कोई इस तरह का
ना मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही नरमी हो सकती है। ये 2-3 मेरे ज़राए उन्होंने सब ने ये कन्फ़र्म किया है। बहरहाल इस पे मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। अब एक और उनका नया स्कैंडल सामने आया है। दौराने जो उनका टेन्योर था DGISI के, ये आपने पहले भी इस हवाले से जो कोर्ट मार्शल हो रहा है इनका टॉप सिटी के ऊपर कब्ज़े के हवाले से या उनके जो ओनर हैं उसको धमकाने के हवाले से या उनके घर से चीज़ें उठाने के हवाले से, ये तो ऑलरेडी इनका कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग हो रही है, इस पर इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आ चुका है। तो इस हवाले से मज़ीद मैंने आपको बताया था कि जनरल फैज़ हमीद की जो कारस्तानियाँ थी, जो मुबैना करप्शन के जो कहानियाँ थी और उसके साथ साथ जो उन्होंने लूट मार जारी रखी हुई थी, वो आने वाले दिनों में नई से नई ये सामने आएंगी। इसी तरह की एक नई उनकी जो करप्शन की एक मुबैना कहानी सामने आई है, वो यहाँ पे इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कल एक इनका नाम फिर सामने आया है, जिसपे कल ये जो लामोंताना एक होटल था मारगला की पहाड़ियों के ऊपर, उसके केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये की सरबराही में एक जो चल रहा था मुकदमा, उसमें ये सामने आया कि जनरल फैज़ हमीद एक यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है वो उसकी पुष्ट बनाई कर रहे थे और CDA को किसी भी किस्म के जो इक़दामात हैं उस हाउसिंग सोसाइटी के ख़िलाफ़ उठाने के, वो उनको रोका हुआ था जनरल फैज़ हमीद, क्योंकि उस टाइम DGISI थे और DGISI जो होता है वो आपको भी पता है कि पाकिस्तान में अंदाता है, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी कोई भी इदारा काम नहीं करता। तो ये उस पे उन्होंने रोका हुआ था। ये जनरल जो कल एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो केस था उसमें वकील ने जब ये कहा कि इसमें बहुत बड़े बाअसर लोग उनकी पुष्ट पनाही पर थे, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हाउसिंग सोसाइटी मेरे नाम पर तो नहीं है, इस ओहदेदार का नाम क्या है, क्या आप इस ओहदेदार से डरते हैं? जिस पर जो वकील थे उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरे मौक्कल के मुताबिक ISI के साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो पार्क मारगला के इलाके में गैर कानूनी तौर पे कायम की गई नॉर्थ रिज हाउसिंग सोसाइटी, उसके मालकान थे खालिद महमूद भट्टी वगैरह की पुष्ट पनाही करते थे। इस सोसाइटी ने महकमा जंगलात की, ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 78 कनाल अराजी पर गैर कानूनी कब्जे कर रखे थे, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में कायम बेंच के स्टोन क्रशर केस से मुतालिक एक फ़ैसले की आड़ में उन्होंने उस जो हाउसिंग सोसाइटी वाले थे 112 कनाल अराजी को भी अपनी मलकियत ज़ाहिर करके उसके ऊपर भी कब्ज़ा किया हुआ था। तो ये जो जनरल फैज़ हमीद सिर्फ यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी, चकवाल, यहाँ पे तमाम जो ये एरिया था पोठवार रीजन, इसमें हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़ा सामने नज़र आता है। और मैंने आपको शुरू में जब ये जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी तो तब भी मैंने कहा था कि मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान हैं वो भी इस हवाले से सोच रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद की ये जो इंटिमिडेशन थी या फिर उसके साथ साथ मुबैना तौर के ऊपर उनको धमका के हाउसिंग सोसाइटीज़ को उसमें अपना हिस्सा लेने के हवाले से ये पहले से ही सोच रहे थे कि इनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की या तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाए या फिर फ़ौज के अंदर इंक्वायरी के लिए आर्मी चीफ़ को अप्रोच किया जाए। तो ये जनरल फैज़ हमीद की जो कहानियाँ हैं शायद आने वाले दिनों में मज़ीद सामने आएंगी और नए से नए इनके करप्शन के जो अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ सामने आ सकती हैं। बहरहाल इस पे जो जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल की क्या अपडेट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस हवाले से भी जो नई ताज़ा तरीन जो अपडेट है और इन्फॉर्मेशन है वो ले सकूँ और आपके साथ शेयर करूँ। जो ही ये इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह।